हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कवर 23 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन। नाउ जैसा आप जानते होंगे कि आज 23 जुलाई को बेसिकली इंडिया का जो बजट है, इंटरिम बजट है, वो पास हो रहा है। उसके कारण कल यानी कि येस्टरडे 22 जुलाई को इकोनॉमिक सर्वे आया था और इकोनॉमिक सर्वे आने के कारण हमारा आज का न्यूज़पेपर ऑलमोस्ट एंटायरली इकोनॉमिक सर्वे के डिफरेंट टिट्स बिट्स से फुल है। सो बेसिकली हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम चीज़ें इंपॉर्टेंट है आज के न्यूज़पेपर के अंदर। सो विल बी ट्राइंग टू कवर दोज थिंग्स। अलॉन्ग विद दैट लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक सर्वे के कुछ हाईलाइट्स क्या क्या हैं जो कि आज के न्यूज़पेपर के अंदर हाईलाइट किए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ग्रोथ पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडियन इकोनॉमी को आने वाले साल में यानी कि 2024-2025 का जो हमारा ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसमें हम ऑलमोस्ट 7% से ज़्यादा 7% प्लस से हम ग्रो करने वाले हैं। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें जो 2023 एंड 24 का जो हमारा अभी फाइनेंशियल ईयर फिनिश हुआ है, उसमें हमने 8.2% के रियल जीडीपी के साथ ग्रोथ किया है। ये शो करता है कि इंडिया बहुत ही रोबस्ट इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ चल रही है। आप जानते हैं पैंडेमिक के आने के बाद हमारी इकोनॉमी जो है काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई थी, उसका जो डाउन ट्रॉडन ट्रेंड है वो चल रहा था, बट यहाँ पर फिर से हमने एक बार स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को अचीव किया है। बट स्टिल कुछ यहाँ पर चैलेंजेस हैं। दो चैलेंजेस के बारे में इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बात की गई है। पहला है इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है और दूसरा यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। सो इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट ये दो मेन चैलेंजेस जिसके बारे में बात की गई है। तीसरा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे ये बोलता है कि जो इंडिया की टॉप 10% पॉपुलेशन है उनके लिए जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो इंक्रीज़ हो गया है। इसका मतलब क्या होता है, कितना लेबर जो है वो पार्टिसिपेट कर पा रहा है, मतलब कितने लोगों को जॉब मिल पा रही है। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि जो टॉप 10% है, मतलब जो हमारे सोसाइटी के ऊपर के लोग हैं, मतलब जो इकोनॉमिकली बेटर हैं, उनको तो जॉब आसानी से मिल जा रही है, बट जो नीचे वाले लोग हैं, जो बॉटम 50% है, उनको जॉब लेने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है, राइट। उनको यहाँ पर लेबर फोर्स में प्रॉपरली हम इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने ये बोला है कि हम बेसिकली नॉन फार्म सेक्टर के जॉब क्रिएशन के ऊपर फोकस करना होगा। नॉन फार्म का मतलब क्या है? देखो, फार्म सेक्टर का मतलब होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, नॉन फार्म का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर। इन दोनों ही सेक्टर्स के अंदर जॉब्स क्रिएट करनी होंगी, तभी जाकर के यहाँ पर जो एडिशनल लोग हैं उनको यहाँ पर जॉब वगैरह मिल पाएगी। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बोलते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही चाहिए कि अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स के अंदर अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए वो रेगुलेटरी बर्डन्स को डिक्रीज़ करने का काम करे, मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इंक्रीज़ करना है हमें बेसिकली, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी यूसेज के बारे में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने एक और स्टेटमेंट बोला है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को और गवर्नमेंट सेक्टर को दोनों को यहाँ पर साथ में मिलकर के सस्टेनेबल ग्रोथ अगर अचीव करना है तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना होगा, टेक्नोलॉजी का हमें इस्तेमाल करना होगा, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो दैट हम लेबर को यहाँ पर एआई के थ्रू ऑगमेंट कर सकें। मतलब देखो, एक तरफ बहुत बड़ा एक फियर बैठा हुआ है कि अगर एआई कल को आएगा तो क्या करेगा, जॉब्स डिस्प्लेस कर देगा, मतलब ह्यूमंस को डिस्प्लेस करके जॉब ले लेगा, तो लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, रोबोट्स को जॉब मिलेगी। बट यहाँ पर नीड किस चीज़ की है? नीड इस चीज़ की है कि जो एआई आएगा ना, इट शुड ऑगमेंट लेबर, मतलब वो बेसिकली लोगों की हेल्प करना चाहिए बेटर तरीके से काम करने में, रादर देन उसको डिस्प्लेस करना। एआई विल नेवर डिस्प्लेस ह्यूमंस अगर सही तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया तो। नेक्स्ट, स्किलिंग के बारे में क्या बोला गया है? स्किलिंग के बारे में ये बोला गया है कि स्किलिंग इनिशिएटिव्स को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। बेसिकली वर्कफोर्स को और ज़्यादा स्किल करने की ज़रूरत है। ऐसा क्यों? बिकॉज डिमांड में जो मार्केट में जो डिमांड है और जो सप्लाई है स्किल्स की, उसमें काफ़ी ज़्यादा मिसमैच देखा जा रहा है। बहुत सारे ग्रेजुएट्स हैं जो कि सही तरीके से नॉलेज उनके पास नहीं है, जिसके कारण जॉब वगैरह देने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सो प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करने के लिए सिंपल सॉल्यूशन है राइट स्किल्स प्रोवाइड करना, मतलब जैसी मार्केट को डिमांड है उस टाइप की स्किल्स को प्रोवाइड करना, वैसी टाइप की हेल्थ कंडीशंस को पुट इन करना जैसी अभी राइट नाउ मार्केट की डिमांड है। इसके अलावा अगर हम बात करें, सोशल मीडिया हो गया, फिर जो हमें डे टू डे हैबिट्स होते हैं, हमारे अनहेल्दी फूड्स है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पब्लिक हेल्थ को रिस्क पे डाल रही हैं। इन तीन चीज़ों के बारे में स्पेशली फोकस किया गया है। ध्यान रखिएगा, सोशल मीडिया, सेडेंट्री हैबिट्स मतलब वही जंक फूड एंड ऑल, और जो हम सही तरीके से अपने लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं करते हैं, और तीसरा अनहेल्दी फूड। ये तीन चीज़ों को यहाँ पर पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्क माना गया है। कुछ रिफॉर्म्स के बारे में बात की गई, जैसे बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे में बोलते हैं कि जीएसटी के अंदर कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। आईबीसी जो है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, सो दैट हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ को अचीव कर सकें। इकोनॉमिक्स जो हमारा सर्वे है वो ये भी सजेस्ट कर रहा है कि इंडिया को यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ आगे बढ़ना होगा, सो दैट हम एक बैलेंस्ड और इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव कर सकें। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि इंडिया के पास इमेंस पोटेंशियल है कि हम एग्रीकल्चर को एक ग्रोथ इंजन की तरफ प्रमोट कर सकते हैं।
और जो भी यहाँ पर एग्रीकल्चर को हमें आगे बढ़ने में हेल्प, जो बेसिकली एक टाइप का ऑब्स्टेकल बनेगा, जो पॉलिसी इंपेडिमेंट्स बनेंगे, उसको यहाँ पर रोक दो। और हमें कुछ ऐसे पॉलिसीज़ को यहाँ पर अडॉप्ट करने की ज़रूरत है जो इंटेलिजेंट, फार्मर फ्रेंडली पॉलिसीज़ हो। इंटेलिजेंट मतलब वो अपने आप को बेटर, मतलब टाइम टू टाइम अपडेट कर सके, पॉलिसीज़ को बेसिकली हमें अपडेट करना होगा। और सेकंड, वो फार्मर फ्रेंडली हो, मतलब कि वो प्रो कॉर्पोरेट्स ना होकर के प्रो फार्मर्स होना चाहिए, सो दैट फार्मर्स को उससे बेनिफिट हो। तभी हम एग्रीकल्चर को एक ग्रोथ इंजन की तरह यहाँ पर कंटिन्यू करवा पाएंगे। फाइनली जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो पॉइंट आउट करते हैं पर कैपिटा इनकम की तरफ। वो बोलते हैं कि राइट नाउ हमारा जो पर कैपिटा इनकम है, अगर हम 1990 से कंपेयर करें, 1990 से क्यों, बिकॉज उस टाइम में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे ना, उस टाइम से देखें तो हमारा 7 टाइम्स इंक्रीज हो गया है हमारा पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है एवरेजली हर इंसान कितना पैसा कमा रहा है। सो 1990 में वो बेसिकली जितना मतलब ऑलमोस्ट $2,500 तक हमारा इंक्रीज़ हो गया, मतलब जितना भी हमारा था पहले उससे इंक्रीज़ होकर राइट नाउ हमारा $2,500 पर पर्सन की तरफ इंक्रीज़ हो गया है। बट अभी टारगेट क्या है हमारा, टारगेट है इस चीज़ को और ज़्यादा इंक्रीज़ करने का। हम चाहते हैं इसको $10,000 पर पर्सन तक लेके जाने का, सो दैट इंडिया को हम एक डेवलप्ड नेशन की लिस्ट में डाल सके बाई 2047। 2047 क्यों, बिकॉज याद कीजिए 1947 से 2047 दिस इज द सेंटिनरी, मतलब 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस के। सो उम्मीद करता हूँ इकोनॉमिक सर्वे के जितने इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स थे जो मैंने बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ न्यूज़ पेपर से उठा करके यहाँ पे क्लब कर दिए हैं, वो सारी चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड न्यूज़। यहाँ पर हम हीट स्ट्रेस का इंपैक्ट देखने वाले हैं, लेबर्स के ऊपर क्या होता है। सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो क्लाइमेट चेंज है और जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, ये दोनों मिलकर के वर्कर्स की सेफ्टी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं, वर्कर्स के हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। और उसी में क्लाइमेट चेंज का एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट जो है वो है हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस के कारण क्या होता है, लेबर की एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाती है, इतनी ज़्यादा धूप में लोग काम नहीं कर पाते, उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाती है। इसके कारण ओवरऑल जो वर्क आवर्स है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाते हैं, उनको प्रॉपर फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है, बिकॉज ऑब्वियसली वो अगर बहुत ज़्यादा धूप में काम नहीं कर पाते हैं तो उनको कोई काम नहीं देता है, राइट। इसके कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर डायरेक्ट इसका अफेक्ट देखा जा रहा है। हेल्थ इफेक्ट्स की बात करते हैं, हीट स्ट्रेस के हेल्थ इफेक्ट्स क्या है। लेट्स से अगर कोई पर्टिकुलर लेबर है जो कि किसी हीट के अंदर, हीट कंडीशंस के अंदर काम कर रहा है बहुत सारा, तो वहाँ पर हीट स्ट्रेस के कारण उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। सबसे पहले चीज़ तो हीट स्ट्रोक, एक बहुत ही वाइडनिंग और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट इशू है ये। हीट क्रैम्प्स, फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ मतलब हार्ट रिलेटेड डिजीज़। इसके अलावा अक्यूट किडनी इंजरी, अक्यूट का मतलब होता है हाई लेवल का। इसके अलावा फिजिकल इंजरीज हो सकती हैं बिकॉज एग्जॉशन, मतलब कि काफ़ी थकान हो जाती है, उसी कारण चीज़ों में फिजिकली आप इंजर्ड भी हो सकते हैं। इसके अलावा रिसेंटली जो इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि IPCC है, उसने रिसेंटली ये एक रिपोर्ट निकाला है और उसमें ये रिकमेंड किया है कि हीट स्ट्रेस के टाइम में भी हमें ज़रूरत है कि अपनी कोर बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखें। अगर हम ऐसा रख पाते हैं तभी हम एक्चुअली अपने कॉग्निटिव मतलब मेंटल और फिजिकल मतलब फिजिकल, सो मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज़ को हम यहाँ पर कहीं कंजर्व कर पाएंगे, बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। सो आई होप आप हेल्थ इफेक्ट के बारे में समझ गए। और IPCC का रिकमेंडेशन क्या है कि कोर बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस एट ऑल टाइम्स होना चाहिए। मूविंग अहेड, अगर हम वल्नरेबल वर्कर्स की बात करें तो देखो कौन से वर्कर्स हैं जो सबसे ज़्यादा हीट में एक्सपोज होते हैं। तो एग्रीकल्चर के वर्कर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन जो रिलेटेड वर्कर्स हैं, ये सब सबसे ज़्यादा रिस्क पे हैं। अगर आप वुमेंस की बात करें, स्पेशली वुमेंस जो एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हैं, उनको तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है, स्पेशली अगर वो प्रेग्नेंट हों तो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं यहाँ पर हीट स्ट्रेस के कारण। तो आप इस चीज़ को भी यहाँ पर फोकस में ला सकते हैं कि कैसे वुमेन्स अगर प्रेगनेंसी के दौरान हीट जो प्रॉब्लम है, मतलब हीट स्ट्रेस का जो इशू है, अगर उससे वो डील कर रही है तो वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं उनकी प्रेगनेंसी के अंदर भी। मूविंग अहेड, अगर हम इंटरनेशनल लेबर रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसके तहत ये पाया गया है कि ओवरऑल अगर हम देखें कि ओवरऑल जो एक लेबर काम करता है, जो उसके वर्किंग आवर्स हैं, वो जो है हीट स्ट्रेस के कारण रिड्यूस हो गए हैं बाई 2.2%। मतलब इतने परसेंट जो ओवरऑल बेसिकली वर्किंग आवर्स है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हुए हैं, जिसके कारण अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें तो ओवरऑल GDP लॉस जो हुआ है वो ऑलमोस्ट $2,400 बिलियन का हुआ है। ठीक है, और अगर हमने इसको नहीं रोका है तो 2030 तक ये और ज़्यादा बढ़ता ही रहेगा। इसको रोकने की ज़रूरत है, मतलब वी नीड टू कंट्रोल दिस हीट स्ट्रेस एंड इट कैन बी कंट्रोल्ड ओनली बाई कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज, राइट। इसके अलावा अगर हम देखें तो ILA के जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज़ कौन कौन से हैं, तो इट इज़ एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, ये दो एरियाज़ जो जहाँ पर पहले भी हमने बात किया। एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है इस चीज़ के ऊपर कि आसपास बाहर कंडीशन कैसा है, बाहर इन्वायरमेंट कैसा है। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो ऑलमोस्ट 60%
जो एग्रीकल्चर है वो इम्पैक्ट हो जाता है डायरेक्टली अगर हीट स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है तो। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो 19% यहाँ पर इम्पैक्ट देखा गया है इस पर्टिकुलर चीज़ में। मतलब इतना ज़्यादा नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स लॉस्ट हो जाते हैं अगर यहाँ पर हीट स्ट्रेस आता है तो अगर आप यहाँ पर भी कंपेयर करें तो एग्रीकल्चर का जो ओवरऑल हीट स्ट्रेस का इम्पैक्ट है वो कहीं ज़्यादा है कंस्ट्रक्शन सेक्टर से। ठीक है, अगर हम रीजन वाइज कंपेयर करें तो दो सबसे ज़्यादा जो बेसिकली इम्पैक्टेड रीजन्स हैं वो है साउथ एशिया और वेस्ट अफ्रीका, बिकॉज ये दोनों ही यहाँ पर कहीं ना कहीं पुअर कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर अंडर डेवलप्ड नेशंस हैं, जिसके कारण ये लोग अपने आप को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है, अब इंडिया की कंडीशन की बात करते हैं। व्हाट इज़ इंडिया का कंडीशन? इंडिया में भी टेम्परेचर राइज को लगातार देखा जा रहा है, हीट वेव की फ्रीक्वेंसी लगातार इंक्रीज हो गई है और ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। अगर हमने इसको प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं किया तो रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक हमारा ऑलमोस्ट 160 से 200 मिलियन पॉपुलेशन जो है हीट स्ट्रोक से कहीं ना कहीं अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके कारण ऑलमोस्ट 34 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पर जॉब लॉसेस होंगे। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाएगी, मार्केट की डिमांड रिड्यूस हो जाएगी, डिमांड रिड्यूस हो जाएगी तो सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए आपको वर्कफोर्स को हटाना होगा, उस चीज़ के लिए आपको बहुत सारे जॉब लॉसेस देखने को मिलेंगे। कुछ रिकमेंडेशंस है, आर्टिकल में कुछ रिकमेंडेशंस मेंशन किए हैं। सबसे पहले मेंशन किया है कि एनडीएमए ने एक पर्टिकुलर एक्शन प्लान बनाया था जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ एक्शन प्लान प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हीट वेव। इस चीज़ को हमें प्रॉपर्ली मैनेज और प्रॉपर्ली फॉलो करने की ज़रूरत है। सेकेंड, हमें रेजिलिएंट इंफ्रा बनाने की ज़रूरत है सो दैट हम हीट स्ट्रोक से या फिर क्लाइमेट चेंज के जो बाकी इंपैक्ट है उन सबसे अपने आप को बचा सके। अगर कोई भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आने वाला है इंक्लूडिंग द हीट वेव्स, उसके लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप होनी चाहिए सो दैट हमें पहले से मालूम हो कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम आने वाला है, सो दैट हम उसके अकॉर्डिंग टाइमली डिसीजंस ले सकें। थर्ड, जो भी लेबर्स काम कर रहे हैं उनके ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, उनके हेल्थ स्टैंडर्ड्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, यहाँ तक कि वो जो कि एग्रीकल्चर या फिर जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वहाँ पर भी इन्वॉल्व हो, यानी कि जो वल्नरेबल सेक्टर्स हैं वहाँ पर भी लोगों को बेसिकली जो लेबर्स हैं उनके ऑक्यूपेशनल सेफ्टी का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा वर्कर्स जो काम कर रहे हैं एंड एम्प्लॉयर्स जो काम करवा रहे हैं उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है सो दैट वो एक दूसरे को यहाँ पर समझ सके और हीट स्ट्रेस के दौरान जो एम्प्लॉयर्स हैं वो वर्कर्स से काम ना करवाएं, सो दैट किसी भी तरीके का हेल्थ इशू वहाँ पर ना कॉम्प्लिकेट हो। एंड फाइनली यहाँ पर बोला गया है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ऑब्वियसली एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है बट अल्टीमेटली दिस इज द वन जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। हमें क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फॉलो करना पड़ेगा सो दैट हम ओवरऑल क्लाइमेट चेंज को रिवर्स कर सकें, हम अपने टेम्परेचर को वापस फिर से एक बार नॉर्मल की तरफ लेके जा सकें। ओनली देन यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को जो हीट लॉस का इशू यहाँ पर इमर्ज हो रहा है इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। राइट, उम्मीद करता हूँ इस पर्टिकुलर चीज़ को प्रॉपर्ली समझ गए होंगे। मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड आर्टिकल जो कि आज के न्यूज़पेपर के अंदर आया है एंड इट इज़ अबाउट मनी बिल। तो जैसा आप जानते होंगे मनी बिल जो है काफ़ी ज़्यादा पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ में रहा है एंड हमने इसको कुछ दिनों पहले भी अपने डिस्कशन के अंदर कवर किया था। लेट्स अंडरस्टैंड कि हाउ एंड व्हेन कैन अ बिल बी डिफाइंड एज अ मनी बिल। एक मनी बिल को कब और कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कौन डिफाइन कर सकता है, सब चीज़ें हम देखेंगे। पहली चीज़ देखते हैं कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल ये दो टाइप के बिल्स होते हैं, इनका डेफिनेशन कहाँ मेंशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 110 आर्टिकल 110 के अंदर यहाँ पर स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि कोई भी ऐसा बिल अगर फाइनेंशियल मैटर से मतलब डील करता है, मतलब पैसों से रिलेटेड डील करता है, तो वो या तो मनी बिल हो सकता है या फिर वो फाइनेंशियल बिल हो सकता है। मतलब अगर कोई भी चीज़ फाइनेंशियल मैटर से डील कर रही है तो उसके लिए यहाँ पर दो कैटेगराइज किए गए हैं, एक किया गया है मनी बिल और एक किया गया है फाइनेंस बिल। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 110 का क्लॉज 1 जो है उसके अंदर सब क्लॉज ए से लेकर एफ तक ये बोलते हैं कि जो मनी बिल है उसको अगर आपको डिफाइन करना है तो आपके पास 6 से ज़्यादा स्पेसिफिक मैटर, मतलब 6 स्पेसिफिक मैटर्स हैं। इन 6 चीज़ों में से अगर कोई भी चीज़ है तो वो पर्टिकुलर चीज़ मनी बिल होगी। मतलब वो जो बिल है वो अगर इन 6 स्पेसिफिक मैटर्स के बारे में बात करता है तो वो मनी बिल है, और अगर वो इनसे अलावा किसी और चीज़ के बारे में बात करता है तो वो फिर फाइनेंशियल बिल है। तो कौन कौन सी 6 चीज़ें हैं? पहला है टैक्सेशन, सेकेंड है बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, थर्ड है कस्टडी एंड विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI, नेक्स्ट है एप्रोप्रिएशन फॉर फंड्स यानी कि बजट, नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एंड फाइनली इट इज रिसीट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये 6 डिफरेंट प्रोविजंस हैं और यही वो 6 प्रोविजंस हैं जिसके तहत यहाँ पर ये डिसाइड होता है कि पर्टिकुलर बिल मनी बिल है या नहीं। अगर कोई भी बिल इन 6 में से किसी एक कैटेगरी की बात करता है तो दैट विल ऑटोमेटिकली बी अ मनी बिल, और अगर वो नहीं करता है तो वो फाइनेंस बिल हो जाएगा। मनी बिल का प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर आर्टिकल 109 के अंदर मेंशन है। ये बोला गया है कि मनी बिल को आप सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और वंस लोकसभा उसको पास कर देता है तब वो राज्यसभा के पास जाता है, और राज्यसभा के पास 14 डेज होते हैं उस पर्टिकुलर बिल को एग्जामिन करने के लिए और उसके बाद अपने रिकमेंडेशंस को देने के लिए।
वंस राज्यसभा अपने रिकमेंडेशंस को लोकसभा तक पहुंचा देता है, अब लोकसभा के ऊपर है कि उस पर्टिकुलर रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना है या फिर एक्सेप्ट नहीं करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि लोकसभा इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एनी रिकमेंडेशन बाय द राज्यसभा ऑन मनी बिल्स। अगर हम मनी बिल्स की इसके बाद बात करें तो इसके अलावा देखो, मनी बिल्स वो सिर्फ उन्हीं एक्सक्लूसिव मैटर से डील करते हैं जो कि फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड हो, राइट। और ऑब्वियसली वो 6 जो ऊपर हमने प्रोविजंस देखे उनमें से किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से होना चाहिए। ठीक है, तो लार्जली एक मनी बिल को पास करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का अप्रूवल चाहिए होता है, आपको राज्यसभा का नहीं चाहिए होता है। बिकॉज इवन इफ राज्यसभा रिकमेंड समथिंग, लोकसभा उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जा सकता है। कुछ क्लासिफिकेशंस को देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मनी बिल को क्लासीफाई कौन करता है, सर्टिफाई कौन करता है? द आंसर इज स्पीकर ऑफ द लोकसभा। नाउ एज वी सॉ, लोकसभा के पास अल्टीमेट पावर है, सो ऑब्वियसली स्पीकर ऑफ द लोकसभा वही उस पर्टिकुलर बिल को सर्टिफाई करता है एक मनी बिल की तरह। नाउ यही जो पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन है ना कि एक पर्टिकुलर स्पीकर ही डिसाइड करेगा कि एक बिल मनी बिल है या नहीं, यही चीज़ एक्चुअली अंडर स्क्रूटनी आ गई है। बिकॉज यहाँ पर मल्टीपल ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर बिल को अनलॉफुली मनी बिल की तरह पास कराने की कोशिश की गई है। बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ द डे को पता होता है कि कहीं ना कहीं राज्यसभा में यहाँ से ऑपोजिशन आ सकता है। तो पहला एग्जाम्पल है आधार एक्ट। आधार एक्ट को जब पास किया गया था तो उसको एक मनी बिल की तरह पास किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के रेशियो से उस चीज़ को अपहेल्ड किया था कि चलो ठीक है, आधार एक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ मनी बिल। बट जो हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है मिस्टर डी.वाई. चंद्रचूड़, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि नहीं, आधार एक्ट इस चीज़ को इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है। मतलब जो आप एक डिसेंट में वोट देख रहे हैं ना, जिन्होंने मना किया था कि यस आधार एक्ट नहीं होगा मनी बिल, वो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड, फाइनेंस एक्ट 2017 में पास हुआ था, सेम चीज़। यहाँ पर भी ट्राइब्यूनल्स के बारे में कुछ चेंजेस वगैरह क्रिएट करने थे और उसको भी एक मनी बिल की तरह पास किया गया था। बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ द डे जानती थी कि कहीं ना कहीं ऑपोजिशन क्रिएट हो सकता है यहाँ राज्यसभा के अंदर, राइट। वंस अगेन फाइनेंस एक्ट को एक मनी बिल की तरह पास किया गया, इसको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में डाला गया है और अभी भी ये पर्टिकुलर चीज़ लार्जर बेंच ऑफ जजेस के सामने पेंडिंग है। मतलब वो लोग बताएंगे कि एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन है फिर नहीं है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको इस तीनों ही आर्टिकल्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। नाउ आज के न्यूज़पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ ना होने के कारण वी हैव ट्राइड टू कीप इट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली समझ आ रही होंगी। आप इन पर्टिकुलर जो वीडियोज़ हैं उनकी जो PDFs हैं वो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। उसका लिंक आपको हमारे बेसिकली जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।